हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी तक के हमारे सेशंस में हमने कंप्लीट कर लिया था इस चैप्टर के लिए क्विक रिविजन, कंसेप्ट्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि थे एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर्स एंड शॉर्ट आंसर्स। अब हम इस चैप्टर के मेन क्वेश्चंस के साथ डील करने वाले हैं आज के सेशन में। लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी की बुक्स, अदर फेमस राइटर्स की बुक्स, उनके कंटेंट और वीडियोस हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि एनडीएससी, ओलंपियाड, इन सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है और आप अपनी पढ़ाई बहुत आराम से क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट टीचर्स के साथ कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स पर। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पर हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? First question says the arrangement of ovule within the ovary is known as placentation। अब यहां पर बात हो रही है किस चीज की? प्लेसेंटेशन की, जिसको हमने बहुत अच्छे से बखूबी पढ़ लिया है पहले भी, प्रीवियस चैप्टर में भी, कि प्लेसेंटेशन यानी होता है अरेंजमेंट किस चीज का? हमारे जो ओव्यूल्स होते हैं उनका और ओवरी का। ठीक है, तो प्लेसेंटेशन जो होता है ओवरी और ओव्यूल्स का, उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन। व्हाट डज द टर्म प्लेसेंटा रेफर टू? तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्लेसेंटा क्या है, what is placenta, and draw a various type of placentation in the flower as seen in TS and VS। यानी ट्रांसवर्स सेक्शन और वर्टिकल सेक्शन में कैसा व्यू दिखता है हमें वो ड्रॉ करके बताना है और बताना है कि प्लेसेंटा क्या चीज होती है। तो हमने पढ़ा था कि कई अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन होते हैं, यानी अरेंजमेंट किस तरीके से प्लेसेंटा जो एक कुशन के जैसा टिश्यू है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है ओव्यूल, जो डेवलप होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब किसका फर्टिलाइजेशन? हमने पढ़ा था फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच वाज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस swollen part was ovary, this part was style and this part was stigma। और यहां पर क्या होता था? पोलन ग्रेन आता था, पोलन ग्रेन आकर नीचे जाता था ओवरी में, ओवरी में था फीमेल गैमीट, यहां पोलन से आएगा मेल गैमीट, फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा ओवरी में, तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो कुछ कुछ चेंजेस होते हैं ओवरी में, हमने ये भी पढ़ा था, जैसे कि एंटीपोडल सेल्स जो होते थे वो डीजनरेट हो जाते थे, राइट, और दो पोलर न्यूक्लियाई एक और मेल गैमीट के साथ फ्यूज होकर ट्रिपल फ्यूजन यानी डबल फर्टिलाइजेशन करके एंडोस्पर्म बना लेते थे, और यहीं पर हमारा ओव्यूल सीड डेवलप होगा। और वो जो ओव्यूल है वो कैसे प्लेसेंटा कुशनिंग स्ट्रक्चर के साथ अटैच होगा, दैट इज प्लेसेंटेशन। ओके, सो प्लेसेंटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी is known as placentation। placentation क्या है? the arrangement of ovule within the ovary। ओवरी के अंदर ओव्यूल कैसे रखा जाएगा। अब अगर हम इस चीज को यहाँ समझने की कोशिश करें तो हमने अलग अलग टाइप के प्लेसेंटेशन भी पढ़े हुए थे। कहीं ओवरी में सिर्फ एक ओव्यूल था, कहीं ओवरी के बिल्कुल सेंटर में कुछ ओव्यूल्स थे, कहीं ओवरी में कुछ सेप्टा बना हुआ था और उसमें ओव्यूल था। तो हमने ये प्लेसेंटेशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं और अभी हम डायग्राम भी बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ओवरी के अंदर अरेंज कैसे है प्लेसेंटा, किस जगह रखा हुआ है, क्या सेंटर में रखा है, क्या मार्जिन पे रखा है, क्या बेस में रखा है, किस तरीके से रखा है ओव्यूल ओवरी के अंदर इज द प्लेसेंटेशन। देन The placentation are of different types, namely कौन कौन से? अगर मार्जिन पे होगा, जो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर इस तरीके से मार्जिन पर ओव्यूल अरेंज्ड है जैसा कि पी में देखा जाता है मटर के केस में, तो दैट इज मार्जिनल प्लेसेंटेशन। एक होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, एक होता है बेसल, एक होता है फ्री एंड फ्री सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। सो दीज आर दी पोजीशन, एक्साइल पोजीशन पे है, पेराइटल पोजीशन पे है, बेसल पोजीशन पे बेस में है, या फ्री सेंटर बीचों बीच एकदम सेंटर में ऐसे ही रखा हुआ है। अगर पेराइटल होगा या एक्सियल होगा तो क्या प्रेजेंट होगा? सेप्टा प्रेजेंट होगा। सेप्टा क्या होता है? फॉल्स मेम्ब्रेन, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर।
In marginal placentation, the placenta forms a ridged along the ventral suture of the ovary and ovules are born on the ridge forming two rows as in P. अगर हम एक एक करके हम इनकी बात करेंगे, अभी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मार्जिनल की, जिसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है। मार्जिनल प्लासेंटेशन में जो प्लासेंटा होता है वो एक रिज फॉर्म कर लेता है। देखो ये जो है ना, ये दिस इज द रिज, एक रिज फॉर्म कर लेता है अलोंग द वेंट्रल स्यूचर ऑफ द ओवरी, वेंट्रल साइड में, मतलब सामने की साइड में। मैंने आपको बताया था बॉडी में 4 साइड्स, एक्चुअली बेसिकली 3 साइड्स होती हैं, क्योंकि 2 तो लेटरल होती हैं तो हम उसे एक जैसा काउंट कर सकते हैं साइडवेज। आगे का पोर्शन वेंट्रल होता है, पीछे का पोर्शन डॉर्सल होता है, तो आगे की साइड में ओवरी में एक रिज बन जाती है और उस रिज के अलोंग उस मार्जिन पर अटैच हो जाते हैं ओव्यूल्स। So that is the marginal placentation. The ovary and the ovule are born on the ridge forming 2 rows. और कैसे 2 rows के पास ऐसे arranged हो जाएंगे ovules, ठीक है? So this is the marginal placentation. इसके बाद we have when the placenta is axial. अब हम बात कर रहे हैं axial placentation की। जब axial placentation होता है, ovules are attached in multilocular ovary. अब multilocular ovary यानी ovary के अंदर locule यानी कि छोटे छोटे rooms कैसे बने? So they are formed with the help of false septum. एक जैसे हमारा एक रूम है, सपोज करो कि ये हम एक ओवरी के अंदर बैठे हैं। अगर मुझे इस ओवरी के 2 पार्ट करने हैं, मुझे इस रूम के 2 पार्ट करने हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ? व्हाट ऑप्शन डू आई हैव? सबसे इजीएस्ट ऑप्शन, आप बोलोगे मैम आप दीवार भी बना सकते हो, आप गेट भी लगा सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट ऑप्शन क्या है कि मैं एक यहां से यहां तक रॉड डालूं और उस पर मैं कर्टन लगा दूं, तो इस रूम में 2 पार्टीशन हो जाएंगे। सिमिलरली मल्टीलोक्यूलर ओवरी में होता है। अगर ओवरी पूरा रूम है तो वहां पर कर्टन की तरह सेप्टा यानी कि पतली पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स बिल्डअप हो जाते हैं और वो मेम्ब्रेन अलग अलग रूम बना लेते हैं और उन रूम्स में फिर ओव्यूल अरेंज्ड होते हैं। सो दैट इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। The placentation is said to be axial as in China rose, tomato and lemon. हम सब ने टोमेटो और लेमन देखा ही देखा है। हम उसको देखते हैं तो वो हमें अंदर से कैसा दिखता है? सपोज इफ दिस इज अ टोमेटो, ऐसा कुछ हमको उसमें दिखता है और बीच में यहाँ पर बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं। लेमन में भी ऐसा ही दिखता है। सो दिस प्लासेंटेशन इज कॉल्ड एज एक्साइल प्लासेंटेशन। और अगर मार्जिन पर होता, इस तरीके से मार्जिन पर ओव्यूल्स अटैच्ड होते, तो ऑब्वियसली दैट वाज द मार्जिनल प्लासेंटेशन, सो इट इज द मोस्ट इजीएस्ट वन। नेक्स्ट है पेराइटल प्लासेंटेशन। द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन पेरिफेरल पार्ट। मतलब कैसे होगा? हम किसकी बात कर रहे हैं? पेराइटल की। तो पेराइटल कैसे होता है? ये हमारा मार्जिन था ओवरी का, इसमें यहां पर ये जो इसकी मार्जिन है इससे जुड़ा हुआ ऐसे अगर ओव्यूल दिखे तो उसे हम कहते हैं पेराइटल प्लासेंटेशन। तो ये क्या, इसने क्या किया? अगर ये रूम हमारी ओवरी है तो 2 ओव्यूल यहाँ मिलेंगे, 2 इस साइड वॉल पे, 2 इस साइड वॉल पे, 2 सामने की वॉल पे, 2 पीछे की वॉल पे, 2 नीचे की वॉल पे। तो हर जगह कॉर्नर्स पर मार्जिन में अगर ओव्यूल अरेंज हो जाए तो वो कहलाता है पेराइटल प्लासेंटेशन। नेक्स्ट है ओवरी इज one chambered but it becomes 2 chambered due to formation of false septum, mustard और एग्रीमोन। और कभी भी अगर ओवरी में सेप्टा आ गया तो ओवरी का पार्टीशन हो जाएगा, एक रूम जो है वो डिवाइड हो जाएगा। आप चाहे जितने पोर्शन में डिवाइड करना चाहो, सेप्टा तो कैसे भी प्रेजेंट हो सकता है। और सेप्टा क्या है? एक फॉल्स थिन पतली सी मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। अगर ओव्यूल बिल्कुल सेंटर पे है, इस ओवरी में बिल्कुल सेंटर पर अगर ओव्यूल है तो उसको हम बोलेंगे फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। सो दिस वाज आवर मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन, ठीक है। और ये वाला है हमारा पेराइटल, पेराइटल प्लासेंटेशन। ये वाला हमारा कौन सा है? एक्सियल। ये वाला हमारा कौन सा है? फ्री सेंट्रल। और बेसल प्लासेंटेशन कैसा दिखेगा? आई एम मेकिंग इट ओवर हियर। यहां ओवरी है, यहां बेस में एक ओव्यूल है। आई मेक इट अ स्मॉल वन। यहां ओवरी है, ओवरी में बीच में ओव्यूल है, तो हम इसको बोलेंगे बेसल प्लासेंटेशन।
ठीक। सो दीज आर दी पर्टिकुलर डायग्राम्स रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ दी प्लेसेंटेशन। हर प्लेसेंटेशन के लिए ये पर्टिकुलर डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने हैं, ये मैंने आपको ड्रॉ करके बताए हैं, अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है यहां पर भी ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। इसमें हमें कहां दिख रहा है, देखो ये फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन है, तो यहां पर ये है ओव्यूल, दिस इज द ओव्यूल इन द सेंटर। ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है, तो इसमें ओव्यूल यहां पे है मार्जिन पे। ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा होगा इस तरीके का, ठीक है। तो सेप्टा के अराउंड ऐसे प्रेजेंट होगा प्लेसेंटेशन। बेसल में क्या होगा, ये पूरी हमारी ओवरी है, यहाँ बेस में हमारे पास ओव्यूल, ठीक। पेराइटल में क्या होगा, पेराइटल में जो वॉल्स थी ओवरी की उससे जुड़ा हुआ था ओव्यूल, तो ये जुड़ा हुआ है ओव्यूल वॉल्स से। So these are the different kinds of placentation. Is that clear? Right. Okay. Now we'll move on to the last one जो मैंने basal बताया. Basal placentation, the placenta develops at the base of the ovary. Ovary अगर ये है तो यहाँ पर इसके base पर है ovule present. So that is the basal placentation. और सबसे easy कौन होता है, basal placentation और marginal placentation. आपको याद ही रहता है, सिर्फ एक्साइल में प्लेसेंटा होगा, एक्साइल में सेप्टम होगा जो डिवाइड करेगा, फ्री सेंटर में बीच में होंगे, पेराइटल में क्या होगा, वॉल से जुड़े होंगे, एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट एज इन सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। किस में देखा जाता है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। अच्छा, मैंने हर बार क्या किया था कि ओवरी जब बनाई थी, जैसे अगर मैंने मार्जिनल बनाया तो मैंने ऐसे बहुत सारे ओव्यूल बनाए थे, लेकिन जब मैंने बेसल बनाया तो मैंने एक ही ओव्यूल बनाया। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि बेसल प्लेसेंटेशन में सिर्फ एक ही ओव्यूल बेस से ओवरी में अटैच्ड रहता है, मार्जिनल में बहुत सारे रहेंगे। ये है मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। फ्री सेंट्रल कैसा होगा, सेंटर में प्लेसेंटेशन, दिस इज फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। पेराइटल में क्या होगा, ये पेराइटल ओवरी, यहां वॉल्स से ओव्यूल जुड़े हुए हैं, दिस इज पेराइटल। और एक्साइल में क्या होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन में सेप्टा होगा और सेप्टा से जुड़ा होगा ऐसे। So this is exile placentation. So these are the different kinds of placentation that you can draw and you can explain. इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो याद करना पड़े, only diagram is going to make all your work. Next question देखिए, question number 2 says deciduous plants shed their leaves during summer. Deciduous plants की जो पत्तियां होती हैं वो गर्मी के सीजन में, समर के सीजन में झड़ने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा जैसे ही गर्मी आती है तो कई सारे पेड़ जो होते हैं, कई सारे पेड़ों की लीव्स गिरने लगती हैं, समर सीजन या फिर ऑटम सीजन में भी ऐसा होता है। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एब्सिशन। वो प्रोसेस जिसकी वजह से किसी पेड़ की, किसी प्लांट की लीव्स शेड होने लगती हैं, उसको हम बोलते हैं एब्सिशन। इस वर्ड को याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एब्सिशन नाम से क्वेश्चन आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम फिजियोलॉजिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कुछ केमिकल चेंज जो बॉडी में होता है, जैसे हमने अपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में क्लास 10th में पढ़ा था कि कुछ हार्मोन्स प्लांट में भी होते हैं और वो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, शेडिंग ऑफ लीव्स के लिए, जो क्या करते हैं लीव्स को शेड करा देते हैं। पत्तियां झड़ जाती हैं हार्मोनल एक्टिविटी से, तो उसको जोड़ के apart from that physiological change, what anatomical mechanism is involved in the abscission of leaf? अब यहाँ पे सबसे पहले दो फैक्टर हमें मिलते हैं। पहला मिलता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दूसरा फैक्टर जिसके बारे में हमने इतना पूरा चैप्टर पढ़ा है, दैट इज anatomical factor, anatomical factor। तो जब फिजियोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करते हैं, वहां पर केमिकल से रिलेटेड या बॉडी में अगर कोई फिनोमिना हो रहा है किसी केमिकल की वजह से, जो हार्मोन हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है जो बॉडी में प्रोड्यूस हुआ हो, या कोई और बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब क्या है, ये कुछ ना कुछ फंक्शन कराने वाले हैं, वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में आ जाएगा। स्वेटिंग होना, बॉडी के जो अदर फंक्शंस हैं वो। लेकिन एनाटॉमिकल फैक्टर्स में क्या आता है कि हमारे पर्टिकुलर सेल का डिजाइन, हमारे पर्टिकुलर ऑर्गन का डिजाइन, हमारे पर्टिकुलर टिश्यू का डिजाइन कैसा है, और फिर उस डिजाइन से क्या फंक्शन किया उस टिश्यू, सेल या ऑर्गन ने, दैट इज द एनाटॉमी। तो
अब हमें ये बताना है कि हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर तो ठीक है, लेकिन एनाटॉमिकली ऐसा क्या हुआ होगा, स्ट्रक्चर के अंदर ऐसी क्या चीज हुई होगी कि लीफ जो है वो टूट के गिर गई। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि पेटियोल जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है लीफ को, तो लीफ तो मूव करती रहती है, और जब पेटियोल इतना फ्लेक्सिबल था कि वो लीफ को मूव करा रहा था, तो उसमें ऐसा क्या हुआ कि ये लीफ शेड हो गई, क्योंकि ये तो फ्लेक्सिबल था, शेड होने का कोई सवाल ही नहीं था, फिर कैसे शेड हुई। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो पेटियोल होता है, हमने पढ़ा है ये स्टेम है ना, स्टेम दिख रही है, स्टेम के पास यहां पर मान लो नोड है, तो यहां से एक पेटियोल होगा और उससे जुड़ी हुई लीफ होगी। तो मतलब समझने वाली बात यह है दैट देयर मस्ट बी समथिंग ओवर द पेटियोल, कुछ ना कुछ पेटियोल में हुआ होगा, तभी तो लीफ गिरी होगी, क्योंकि लीफ को मूव कराने वाला जो फैक्टर था वो तो सिर्फ ये वाला फैक्टर था, है ना। तो लीफ गिरेगी भी तो यहीं से डिटैच होके गिरेगी, तो कुछ ना कुछ यहां जरूर हुआ होगा इस एरिया में, तभी लीफ शेड हुई है। और इस एरिया में क्या होता है, इस एरिया में, इस पेटियोल के एरिया में कुछ सेल्स की ग्रोथ देखी जाती है। और वो सेल्स की ग्रोथ कैसी होती है, दो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ देखते हैं। पहली, एक सेल लेयर, एक सेल जो ऊपर की तरफ अरेंज्ड है इस पेटियोल में, और एक सेल जो नीचे की तरफ अरेंज्ड है। जस्ट इमेजिन दिस इज अ सिंगल कंपोनेंट, ये पूरा एक कंपोनेंट है। ऊपर वाला जिस तरफ से लीफ अटैच थी, ठीक है, उस सेल के पास बहुत पतली, बहुत वीक सी सेल वॉल थी, ठीक। वीक सेल वॉल होने से क्या होगा, अटैचमेंट वीक हो जाएगा और लीफ गिर जाएगी। एंड व्हाट हैपेंड टू द सेल प्रेजेंट बिहाइंड इट, उसके पीछे जो सेल प्रेजेंट है उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारा वाटर फिल हो जाता है, ठीक है, वाटर फिल हो जाता है। ऊपर वाला वीक होने की वजह से लीफ को छोड़ देगा, तो नीचे वाला पकड़ के रखेगा, ठीक, ड्यू टू दी वाटर प्रेजेंट इनसाइड इट। दैट्स इट, ये एनाटॉमी है, ठीक। एक बार इसे रीड करेंगे, व्हाट डज दिस सेज, anatomical mechanism involved in the abscission of leaves। क्या anatomy, क्या structural change हुआ for the shedding of leaf? So the structural is in deciduous tree an abscission zone also called separation zone। ये जो मैंने आपको दो जोन, ये जो दो सेल का जोन बताया है, इसी को बोलते हैं सेपरेशन जोन, ठीक। तो जब भी एब्सीशन होता है तो पूरा फंक्शन कहां पर होगा, स्ट्रक्चर में, कौन से वाले स्ट्रक्चर में, जो हमारा सेपरेशन जोन का स्ट्रक्चर होगा वहां पर। इज फॉर्म्ड एट द बेस ऑफ द पेटियोल, और ये कहां पर हुआ, मैंने बोला ना बेस ऑफ द पेटियोल में होगा, मैंने कहा था कि यहीं पर कुछ ना कुछ होगा, ठीक। तो बेस ऑफ द लीफ जो है पेटियोल, वहां पर ये जोन डेवलप हुआ, जिसको हमने बोला सेपरेशन जोन। अब वो सेपरेट कैसे करेगा, it is composed of top layer that has cells with weak walls। ऊपर की लेयर में लीफ की तरफ ऐसे सेल्स हैं जिनकी वीक सेल वॉल है, अभी मैंने बताया था वीक सेल वॉल है, ठीक। एंड अ बॉटम लेयर दैट एक्सपैंड इन दी ऑटम, और एक नीचे वाले सेल्स हैं, यानी कि ये वाले सेल्स जो ऑटम सीजन में एक्सपैंड हो जाते हैं, ब्रेकिंग द वीक वॉल्स ऑफ द सेल इन टॉप लेयर। और जैसे जैसे ये एक्सपैंड होंगे, एक्सपैंड क्यों हो रहा है, वाटर फिल होने की वजह से एक्सपैंड होंगे, तो ये क्या होगा, इस वाले से डिटैच हो जाएंगे, ठीक, डिटैच होंगे। दिस अलाउज द लीफ टू बी शेड, और लीफ जो है वो शेड हो जाएगी। दैट्स इट। तो बेसिक फंडा किस चीज के लिए, शेडिंग ऑफ लीफ के लिए, स्ट्रक्चरली एनाटॉमिकली अगर देखा जाए तो इट इज द सेपरेशन जोन। क्लियर? All right. Then we have another thing which is the loss of chlorophyll and may also contribute to abscission process। कभी कभी लीव्स में इस सेपरेशन जोन को हटा दें अगर, तो और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर लीफ में क्लोरोफिल नहीं है तो भी लीफ शेड हो सकती है, ठीक है, तो भी लीफ शेड हो जाएगी इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। और इसके अलावा जो हम क्लास 10 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे ही हार्मोनल एक्टिविटी होती है तो वहां पर कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो क्या कराते हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि लीव्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट है, और अगर वी नीड टू गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अगर हमें अपना वेस्ट प्रोडक्ट हटाना है तो हम लीफ को शेड कर देंगे और नई ग्रोथ कराएंगे। So the second is hormonal, abscisic acid to be hormone that stimulates abscission। Stimulate मतलब activate कराना, abscission यानी कि fall of leaf या shedding of leaf, for which the hormone was named। और क्योंकि
एब्सीशन कराने वाला हार्मोन है ये, इसीलिए इसका नाम ही एब्सिसिक एसिड पड़ा, एब्सीशन और एब्सिसिक एसिड. सो these words go hand in hand. Clear? All right. See the next question now. Next question says, question number 3, is pinus an evergreen tree? Comment. पाइनस जो है वो एक एवरग्रीन ट्री है, इस पे हमें कमेंट करना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एवरग्रीन का क्या मतलब है. यहाँ पर एवरग्रीन का मतलब है द वन विच इज नेवर गोइंग टू गेट ओल्ड और नेवर गोइंग टू शेड इट्स लीव. तो यहाँ पर एवरग्रीन पाइनस का जो प्लांट है उसकी लीव्स शेड नहीं होती, और शेड नहीं होती तो हमने बोला है कि वो एक एवरग्रीन प्लांट है. और शेड नहीं होती तो ऐसा उसमें क्या मॉडिफिकेशन होता है. तो पाइन की अगर आप लीव्स देखोगे तो वो हमेशा छोटी होती हैं, मतलब ऐसे सिकड़ी हुई होती हैं, ऐसी फैली हुई लीफ नहीं होती. जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वाटर लॉस कम होगा, यानी कि ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर कम होगा. दूसरा, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट है. क्यूटिकल की लेयर अगेन रिस्ट्रिक्ट दी लॉस ऑफ वाटर. क्यूटिकल अगर सेल के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है तब भी वाटर बाहर नहीं जा पाएगा. पाइन जो है उसकी लीव्स अगर ऐसे कोन शेप्ड वाली हो गई तो भी नहीं जा पाएगा. सो इसमें क्या होता है, वो खुद ही अपनी लीव्स को ऐसे मॉडिफाई कर लेता है कि वो अपने सारे फंक्शंस प्रिवेंट कर सके और लीव जो है वो शेड नहीं होती. सी, yes, pinus tree are evergreen, coniferous, resinous trees. Leaves in the gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. ये जो मैंने आपको फंक्शन बताया कि क्यूटिकल प्रेजेंट है, लीफ का शेप चेंज हो गया है, इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आती हैं हैबिटेट में, है ना, अडेप्टेशन में. क्यों? क्योंकि जैसा मेरा हैबिटेट था, अगर मेरे आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, या फिर कोई एक्सट्रीम कंडीशन थी, तो मुझे उस एक्सट्रीम कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा. यही स्पाइनस के प्लांट ने सोचा कि मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा अगर मुझे कठिन परिस्थितियों में रहना है. तो क्या चेंज किया उसने अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लिया. एक तो क्यूटिकल लगा दिया तो वाटर लॉस नहीं हो रहा. दूसरा, लीफ को सुकड़ गई उसकी लीफ, है ना, शेप चेंज कर दिया. और अगर बहुत ऐसे ब्रॉड लीफ नहीं होगी तब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा, सरफेस एरिया कम हो गया, तो एक वो कर दिया. तो इसकी आदत है, पाइनस जो है, इट इज इनटू अ हैबिट कि वो अडेप्ट कर लेता है. और उसका अडेप्टेशन अब ऐसा हो गया है ओवर द जनरेशन कि वो कितने भी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकता है, चाहे वो टेम्परेचर हो बहुत ज़्यादा, चाहे वो ह्यूमिडिटी हो, या फिर वो विंड हो. कोनीफेरस में क्या होता है, नीडल लाइक लीव्स, मैंने बोला था ना वो सिकुड़ जाती हैं, तो लीव्स जो है वो बिल्कुल नीडल की तरह हो गई. अदरवाइज लीव्स कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं. तो अब ये लीफ ऐसे स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो गई. रिड्यूस द सरफेस एरिया, ऐसे खुली हुई थी तो ज्यादा सरफेस एरिया था, बंद हो गई तो सरफेस एरिया कम हो गया. Their thick cuticle and sunken stomata also help to reduce water loss. क्यूटिकल की लेयर बहुत थिक. अब यहाँ पर इसने क्यूटिकल की लेयर कहाँ पे लगा ली, क्यूटिकल की लेयर यहाँ पर ऐसे पूरे लीफ के बाहर थिक क्यूटिकल की लेयर है. और थिक क्यूटिकल की लेयर क्या करेगी, वाटर लॉस नहीं होने देगी. स्टोमेटा हमेशा संकन रह गया. अगर संकन नहीं होता, स्ट्रेच्ड स्टोमेटा होता, तो पोर खुला रहता स्टोमेटा का, है ना. अगर ये स्टोमेटा के बीन शेप के सेल्स हैं, ठीक, ये एपिडर्मल सेल्स हैं, अगर ये सिंक हो जाते हैं ना, संक हो जाएंगे, तो ये क्लोज कर देंगे, ये बीच का एरिया बंद हो जाएगा. और जैसे ही ये संक होंगे, श्रिंक हो जाएंगे, बीच का एरिया क्लोज हो जाएगा, तो क्या होगा, अपर्चर बंद हो जाएगा और एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा. सो देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दैट केस. ठीक. Unlike deciduous plants, pinus do not shed their leaves, so it is an evergreen tree. जैसे बाकी सारे प्लांट्स में हमने देखा स्प्रिंग सीजन में, ऑटम सीजन में शेडिंग ऑफ लीव्स होती है ड्यू टू एनाटॉमिकल फैक्टर विच वाज व्हाट, सेपरेशन जोन, या फिजियोलॉजिकल फैक्टर, या फिर हमारा जो हार्मोनल फैक्टर था वो, और या फिर क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का एब्सेंस. इन सारे रीजन से क्या होता था, वहाँ शेडिंग ऑफ लीफ हो जाती थी. वो शेडिंग ऑफ लीफ यहाँ पर नहीं होगी, और इसी रीजन से ये जो पाइनस का प्लांट है ये क्या कहलाता है, दैट इट इज द एवरग्रीन ट्री. So that's all for the answer to this question. 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसके पास थिक क्यूटिकल है, दूसरा संकन स्टोमेटा है, एंड नीडल लाइक लीव्स.
ठीक, और उसके बाद हमें एक और चीज याद रखनी है, वो क्या है कि दे डू नॉट शेड देयर लीव्स सो दे आर कॉल्ड एज एवरग्रीन ट्रीज। बस ये 4 पॉइंट्स याद रख लेंगे। ओके, दैट्स इट। ये मैंने चारों पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं, कौन सा कैसा दिखेगा और किसका क्या फंक्शन है। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 सेज, assume that a pencil box held in your hand represents a plant cell। ऐसा मानो कि आपके हाथ में एक पेंसिल बॉक्स है और वो पेंसिल बॉक्स क्या है, प्लांट का कोई सेल है। In how many possible planes can it be cut? Indicate these cuts with the help of line drawings। हमें इंडिकेट करना है कि हम इसको कैसे कैसे कट कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है, एनाटॉमी की बात होती है। तो हमेशा एनाटॉमी में मैंने आपको बताया है इट इज़ द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, और जब इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू कट आउट द बॉडी। बॉडी को कट करके और फिर उसके पोर्शंस हमें अंदर क्या क्या टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स, एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी स्टडीड अंडर एनाटॉमी। जितनी भी चीजें, जितनी भी तत्व, जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं अपनी बॉडी के अंदर, अगर हमने बॉडी को कट किया और उसके अंदर की पढ़ाई करी तो वो कहलाती है एनाटॉमी। और ये कट करना जो है, कट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सिमेट्री। कट करने से हमें क्या समझ में आता है, ये हमने प्लांट में भी पढ़ा था, ये हमने एनिमल्स में भी पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिमेट्री, जहां पर एक प्लेन होता है और एक एक्सिस होती है। ठीक, एक्सिस मतलब इमेजिनरी लाइन होती है कि आप किस जगह से उस बॉडी को कट करने वाले हैं। आप ऐसे कट करोगे तो ये वाली एक्सिस, आप ऐसे कट करोगे तो ये वाली एक्सिस, तो वो एक्सिस जो आप कट लगाओगे। ठीक, अगर आप किसी बॉडी को एक ही एक्सिस से कट कर सकते हो और बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, कोई पूरी बॉडी में कोई एक ही जगह ऐसी है जिसको बीच में से कट लगाओगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, सो दैट इज द बायलेटरल सिमेट्री। लेकिन अगर कोई बॉडी ऐसी है जैसे स्टारफिश, कहीं से भी किसी भी एंगल से किसी भी एक्सिस से आप कट करो, चाहे ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, सीधे में कट करो, ऐसे में कट करो, कहीं से भी अगर आप उसकी बॉडी को कट करोगे सो यू आर गोइंग टू गेट 2 इक्वल आइडेंटिकल मिरर इमेज वाले हाफ्स। ठीक, बिल्कुल एक जैसे हाफ्स मिल जाएंगे। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री। यहां पर एक एग्जाम्पल है बाइलेटरल सिमेट्री में, मैंने आपको बोला था कोई एक ही जगह ऐसी होगी जहां से कट करने पे 2 इक्वल हाफ मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं इसे यहां से कट करती तो क्या ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सिमिलर था? नहीं था, इसलिए मैंने इसे ऐसे कट करना गलत हो जाएगा। सही कट करना क्या होगा, ये वाला, क्योंकि जब मैं इसको बीच में से ऐसे कट करती हूं तो मुझे ये 2 इक्वल हाफ्स, बिल्कुल एक जैसे हाफ्स मिलते हैं। सो दैट इज द बायलेटरल सिमेट्री। हाउ अबाउट द रेडियल सिमेट्री? अगर ये एक सर्कल है, मैं इसको ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं, ऐसे कट करूं या ऐसे कट लगाऊं, इन एनी ऑफ द डायरेक्शंस, मैं कहीं से भी एक्सिस बनाकर कट लगाऊंगी तो क्या होगा, इट विल फॉर्म 2 आइडेंटिकल हाफ्स फ्रॉम एनी ऑफ द एक्सिस व्हिच इज कॉल्ड एज द रेडियल सिमेट्री। इसी को रेडियल सिमेट्री कहा जाता है, जब किसी भी एक्सिस से कट करने पर 2 एक जैसे इक्वल हाफ्स मिलते हों। दैट्स इट। सो सी द आंसर, when any plane passing through the central axis of the plant cell divides the cell into 2 identical halves, it is called radial symmetry। when any plane, किसी भी प्लेन में से, अच्छा और एक बार मैं बता देती हूँ एक्सिस और प्लेन क्या होता है। अगर ये एक सर्कल था और मैंने इस पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और मेरी इमेजिनरी लाइन कुछ ऐसी थी, तो ये है मेरी एक्सिस, और इसको कट करने के बाद ये 2 ऐसे हिस्से बनेंगे ना, ऐसे, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये है प्लेन। अगर ये पोर्शन जुड़ा हुआ था, बीच में से मैंने कट लगाया तो 2 एक जैसे हाफ्स मिले, तो ये प्लेन है। ठीक है, तो यहां क्या बोला गया है, व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी सेंट्रल एक्सिस, बीच के एक्सिस से जब कट करते हैं तो कोई भी प्लेन जो बनता है प्लांट सेल के डिवाइड करने पे, वो सेल को डिवाइड कर देता है 2 इक्वल हाफ्स में, सो दैट इज द रेडियल सिमेट्री। इफ द प्लांट सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स, ओनली 1 वर्टिकल प्लेन, सिर्फ एक वर्टिकल प्लेन से, जैसा इसमें हो रहा था, एक ही प्लेन है जहां से कट करने पे इक्वल हाफ मिलेंगे। अगर ऐसा होता है सो दैट इज कॉल्ड एज बायलेटरल सिमेट्री। उसको हम क्या बोलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री। सो दीज आर दी 2 काइंड्स ऑफ सिमेट्री which were asked in the question। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है each of the following terms, I'll use different color,
ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैव सम एनाटॉमिकल सिग्निफिकेंस। नीचे दिए गए जो टर्म्स हैं इनका एनाटॉमिकल फंक्शन है, सिग्निफिकेंस मतलब कुछ काम कर रहे हैं ये अपनी एनाटॉमी में। Why do these what do these terms mean? Explain with the help of line diagram. इन terms का क्या मतलब होता है ये हमको बताना है किसकी मदद से? लाइन डायग्राम की मदद से, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें है प्लाज्मोडेस्मेटा, ठीक है। What is प्लाज्मोडेस्मेटा? सेकेंड है what is मिडिल लैमेला एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा की। प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं वो एक तरीके के चैनल्स होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। सो दीज आर एक्चुअली दी चैनल्स जो हमको कहाँ पे मिलते हैं? जो हमको मिलते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है। प्लांट सेल्स में मिलने वाले चैनल। अब मैं इसे चैनल क्यों बोल रही हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। इसीलिए क्योंकि प्लांट सेल में दो सेल के बीच में, ठीक है, 1 मिनट, प्लांट सेल में अगर ये एक सेल है और ये एक सेल है तो दोनों सेल के बीच में जो रास्ता है फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मोडेस्मेटा, उसको प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। यानी दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जब मटेरियल का एक्सचेंज होना होता है तो उस मटेरियल के एक्सचेंज के लिए जो रास्ता होता है दैट इज द प्लाज्मोडेस्मेटा। सी Plasmodesmata are the protoplasmic strands between adjacent cells. Adjacent cells मतलब दो आस पड़ोस वाले cells, उनके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है। प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? आपको याद हो तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता था? न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ऐसा कोई अगर स्ट्रक्चर है जो क्या बनाए? एक स्ट्रैंड यानी कनेक्शन बना ले दो सेल्स के बीच में, और फिर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन दी सेल, और फिर उस कनेक्शन से अलग अलग सब्सटेंसेस का मैंने आपको बताया था मूवमेंट हो रहा है। तो गिव एंड टेक ऑफ सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, अ स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर जो किसका बना है? प्रोटोप्लाज्म का बना है, उसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, एंड इट इज प्रेजेंट बिटवीन द टू नेबरिंग सेल्स और द टू एडजेसेंट सेल्स लाइक दिस, ठीक। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लाज्मोडेस्मेटा। अब मिडिल लैमेला क्या होता है? अगर आपको याद हो मिडिल लैमेला आपने क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर जब पढ़ा था वहां पे भी पढ़ा था। मिडिल लैमेला होता है बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे घर में जब कोई घर बनता है, दीवार बनती है तो उसमें ब्रिक यूज होती है यानी कि ईंट, और उस ब्रिक को ब्रिक से जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? सीमेंट यूज होती है। तो मिडिल लैमेला इज जस्ट लाइक सीमेंट। मिडिल लैमेला क्या काम करती है? दो अलग अलग टिश्यू के सेल्स को जोड़ के रखती है, चिपका के रखती है, ठीक। तो मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। किस चीज की बनी है? इस वर्ड को याद रखिएगा। इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, जो होल्ड करता है या फिर ग्लू की तरह काम करता है दो आस पड़ोस के सेल्स में टू स्टिक देम टुगेदर। मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट मेनली एंड मैग्नीशियम पेक्टेट, और ना कि सिर्फ इसमें कैल्शियम पेक्टेट होता है पर मैग्नीशियम पेक्टेट भी प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ फ्रूट बिकम सॉफ्ट एंड पल्पी ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला। और जब भी कोई आपने देखा होगा फ्रूट जो होता है, सपोज करो हम अगर कोई भी फ्रूट का एग्जाम्पल ले लें तो शुरू में जब फ्रूट बनता है तो बहुत हार्ड रहता है, ठीक है। लेटर ऑन जैसे जैसे राइपनिंग होती है यानी कि वो फल पकता है तो क्या होता है? वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मिडिल लैमेला क्योंकि उसमें खत्म हो जाता है। मिडिल लैमेला जैसे जैसे खत्म होगा तो सॉफ्टनेस आ जाती है पर्टिकुलर फ्रूट में। दैट इज व्हाट इज मिडिल लैमेला। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी वॉल। तो कुछ cell wall of young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature, and secondary wall is formed on the inner towards the membrane side of the cell. कभी कभी प्लांट सेल में क्या होता है? कभी कभी प्लांट सेल में क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट सेल में, मतलब नए नए जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं ना, उनकी जो सेल वॉल होती है वो प्राइमरी वॉल जो है वो डिमिनिश हो जाती है, ठीक है। इट इज केपेबल ऑफ ग्रोथ। जैसे ही ग्रोथ होती है तो वो धीरे धीरे प्राइमरी सेल वॉल जाने लगती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनने लगती है। तो सेकेंडरी वॉल जो है वो अंदर की साइड बनती है, इनर मेम्ब्रेन की साइड। सेकेंडरी वॉल में हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सेकेंडरी वॉल हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल।
इस पूरे प्रोसेस का मतलब क्या है, जहां पर भी सेकेंडरी वॉल मिले, सेकेंडरी ग्रोथ मिले, तो उसका मतलब ये होता है कि पहले का कोई स्ट्रक्चर था, वो स्ट्रक्चर डिमिनिश हुआ, डीजनरेट हुआ, चला गया और उसकी जगह पर नया सेल डिवीजन हुआ। नए जब सेल्स डिवाइड करेंगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, चाहे वो सेकेंडरी वैस्कुलर कैम्बियम हो, सेकेंडरी वॉल्स हो, या फिर सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज हो, एवरीथिंग दैट डिवाइड्स आफ्टर डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन तो हो चुका था, अब ये नया डिफरेंशिएशन हुआ फिर से कुछ, और ये डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जिसका मतलब है एक सेल से दो सेल बने, एक अपना काम करने लगा, एक डिवाइड करने लगा। जो काम कर रहा था उसका काम ही था कि भाई उसे सिर्फ फंक्शन करना है, डिवीजन नहीं करना। ऑल ऑफ अ सडन जरूरत पड़ी तो हमने बोला नहीं आप भी यहाँ आओ और डिफरेंशिएट करो, तो उसने अपना फंक्शन छोड़ दिया, वो डिफरेंशिएट करने लगा, तो ये क्या कहलाया, ये डी डिफरेंशिएट कहलाया। अब डी डिफरेंशिएट हो गया तो फंक्शन छोड़ के डिवाइड करने लगा, अब उसको बोला नहीं डिवीजन का काम बहुत हो गया, अब तुम वापस से फंक्शन करने लगो, तो उसने वापस अपना फंक्शन छोड़ा, कौन सा वाला, डिवाइड करने वाला, और वो वापस से अपना परमानेंट फंक्शन करने लगा। मीनवाइल जो सबसे पहले उसने अपना काम जब छोड़ा था और डिवाइड करना स्टार्ट किया था, वही था सेकेंडरी प्रोसेस। जहां से सेकेंडरी ग्रोथ होगी इसी तरीके से सेकेंडरी वॉल भी बनती है। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार और पढ़ेंगे। सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, और वो केपेबल होती है ग्रोथ कराने के, ताकि वो ग्रोथ करा सके, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर। और जैसे जैसे सेल में मैच्योरिटी आती है प्राइमरी सेल वॉल डिमिनिश हो जाती है, उसकी जगह पर आ जाती है सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल। सेल के मेम्ब्रेन साइड में क्या बन जाती है, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल में हैव द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, और खासियत ये होती है कि उसके पास सेल वॉल को हार्ड बनाने वाला एक सब्सटेंस डिपॉजिटेड रहता है जिसका नाम होता है लिग्निन। एंड सेकेंडरी वॉल हेल्प इन द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, और फिर यहां से डिफरेंशिएट होने लगता है। दैट्स इट, दैट इज ऑल अबाउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर सर्टन सेट ऑफ कैरेक्टर, सर्टन सेट ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको हमें डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले दिया है एक्सार्च एंड एंडार्च, नेक्स्ट दिया है स्टील एंड वैस्कुलर बंडल, और उसके बाद क्या दिया है, स्टील एंड वैस्कुलर बंडल के बाद प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ओपन एंड क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल, एंड देन स्टेम हेयर एंड रूट हेयर। हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सार्च और एंडार्च सिचुएशन को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द एक्सार्च एंड एंडार्च सिचुएशन? जब भी वैस्कुलर बंडल में जाइलम बनता है, तो जाइलम क्या है, एक वैस्कुलर टिश्यू, क्या काम करता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू द प्लांट। जमीन में से, सॉइल में से वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना रूट से लेके स्टेम में, स्टेम से फिर लीफ में, ये काम होता है जाइलम का। अब जब जाइलम डेवलप होता है वैस्कुलर बंडल में, तो वहां पर क्या होता है, जाइलम अलग अलग टाइप, प्राइमरी जाइलम भी बनेगा, सेकेंडरी जाइलम भी बनेगा। तो जो सबसे पहले जाइलम बनता है, द फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम। एंड द जाइलम फॉर्म्ड लेटर, जाइलम फॉर्म्ड लेटर, जो बाद में बनता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेटाजाइलम, मेटाजाइलम। अब हमें ये तो पता है कि जब जाइलम बनेगा तो एक बनेगा प्रोटोजाइलम जो सबसे पहले बना होगा, एक बनेगा मेटाजाइलम जो बाद में बना होगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में, पेरीफेरी में, किस तरफ कौन सा जाइलम है, उस पे डिपेंड करता है। जो कैसा सिनेरियो, कैसा पैटर्न होगा उस पे डिपेंड करता है कि एक्सार्च है या एंडार्च है। तो अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ चला जाए और मेटाजाइलम अंदर की तरफ रह जाए, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे चला जाए, मेटाजाइलम अंदर की तरफ रह जाए, तो हम बोलते हैं एक्सार्च सिचुएशन, और इसका ऑपोजिट होता है तो एंडार्च सिचुएशन। मेटाजाइलम अगर क्या हो जाए, प्रोटोजाइलम बाहर था, मेटाजाइलम अंदर था, तो एक्सार्च। मेटाजाइलम बाहर, प्रोटोजाइलम अंदर, तो एंडार्च। दिस इज द एंडार्च और एक्सार्च सिचुएशन। एक्सार्च एंडार्च कंडीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। इन स्टेम, स्टेम में प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड सेंटर,
प्रोटोजाइलम बीचों बीच सेंटर में पिथ की जगह पर है एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी, और मेटाजाइलम कहाँ है? पेरीफेरी की तरफ। दिस टाइप ऑफ जाइलम इज कॉल्ड एंडार्च। मैंने आपसे बोला था अगर प्रोटोजाइलम पेरीफेरी पे होगा तो एक्सार्च, प्रोटोजाइलम सेंटर में होगा तो एंडार्च, प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो एंडार्च सिचुएशन। इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरीफेरी एंड मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द सेंटर, सच अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एक्सार्च। Clear? So this is about endarch and exarch situation. Now we have stele and vascular bundle. What is stele and what is vascular bundle? तो stele क्या होता है? अगर हम बाहर की लेयर से यानी कि एपिडर्मिस की लेयर से पिथ की तरफ आएंगे, पेड़ में किसी स्टेम में बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो हमें क्या क्या लेयर्स मिलती है? पहली मिलती है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद मिलती है हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद कुछ सेल्स की लेयर मिलती है जो कहलाती है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर वाली लेयर होती है पेरीसाइकल, पेरीसाइकल। ठीक, अब ये जो पेरीसाइकल की लेयर है, इस पेरीसाइकल से ले करके बीच में पिथ तक का जो पोर्शन होता है वो कहलाता है स्टील, ये वाला पोर्शन कहलाता है स्टील। ठीक, और यहीं पर आते हैं वैस्कुलर बंडल इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीन लेयर, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, मेड्यूलरी रेज एंड पिथ। वेयर आर द मेड्यूलरी रेज? यू कैन सी इट ओवर हियर। ये जो बीच बीच का टिश्यू है, ये जो बीच बीच का टिश्यू है, ये है मेडुलरी रेज। तो ये यहां से पेरीसाइकल से लेकर पिथ तक सब कुछ स्टील है। और फिर डिफरेंस पूछा है वैस्कुलर बंडल में, तो वैस्कुलर बंडल कहां है? ये वैस्कुलर बंडल है, दिस इज वैस्कुलर बंडल विच विल हैव जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो स्टील जो है वो सेंट्रल पोर्शन है, लेकिन वैस्कुलर बंडल क्या है? उस स्टील के अंदर रहने वाला कंडक्टिंग टिश्यू। दिस इज द मेजर डिफरेंस। सी, ऑल टिश्यूज ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस ये वाली थी, ये वाली जो लेयर है दिस इज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाहर ये वाला क्या है? कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर वाली लेयर हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस एंड आउटर लेयर इज एक्टोडर्मिस, है ना? तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ठीक, तो इन सबको छोड़ दो जो पर्पल से लिखा है। इसके बाद पेरीसाइकल से अंदर ये वाली जो लेयर है ना, ये पेरीसाइकल की लेयर है, पेरीसाइकल से अंदर सब कुछ स्टील। तो एंडोडर्मिस से लेकर सच एज पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल एंड पिथ constitute the steel. Pericycle, vascular bundle and pith are known as steel. Vascular system consists of complex tissue, जबकि vascular tissue क्या है? एक complex tissue है। ये अगर मैं एक सेक्शन निकाल लूं तो ये vascular tissue है जिसमें xylem phloem present है। The phloem and the xylem कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्यों बोला है कॉम्प्लेक्स टिश्यू? कौन सा होता है? वो टिश्यू जहां पर एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, जाइलम के पास अपने 4 टाइप के सेल्स अलग अलग और फ्लोएम के पास अलग। तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो इंक्लूड करेगा फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सो जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द वैस्कुलर बंडल, और ये दोनों मिलकर के वैस्कुलर बंडल बनाएंगे। तो बेसिकली पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ, सब कुछ मिला के क्या है? स्टील। लेकिन वैस्कुलर बंडल क्या है? अकेला ये वाला पोर्शन जहां पर आता है जाइलम एंड फ्लोएम। दैट्स इट, दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज टू टॉपिक्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जब जाइलम बनता है तो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम, जो सबसे पहले जाइलम बनेगा वो प्राइमरी जाइलम कहलाता है, लेकिन जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम कहलाता है। और इनका अरेंजमेंट अलग अलग होता है, स्टेम में अलग होगा, रूट में अलग होगा। अगर स्टेम में या कहीं पर भी प्रोटोजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो एक्सार्ट सिचुएशन, अगर मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ है तो एंडार्ट सिचुएशन। तो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंस ये है कि प्रोटोजाइलम इज द फर्स्ट फॉर्म जाइलम, मेटाजाइलम इज द लेटर ऑन फॉर्म्ड जाइलम। सी, प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 टाइप्स, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। प्राइमरी जाइलम क्यों बोला है? क्योंकि सबसे पहले बना था।
ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला नहीं। द फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम एंड द लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम आर कॉल्ड मेटाजाइलम। एंड व्हेनेवर आई टेल यू, जब भी मैं आपसे कहती हूँ पहले जो जाइलम बना बाद में जो जाइलम बना, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम इंक्लूडेड नहीं है। बात सिर्फ प्राइमरी जाइलम की हो रही है। सेकेंडरी जाइलम तो तब होगा जब कैम्बियल रिंग बनेगी, उसके बाद जो जाइलम बनेगा। तो प्राइमरी जाइलम में सबसे पहले बनने वाला जाइलम प्रोटोजाइलम, और प्राइमरी जाइलम का ही लेटर ऑन बनने वाला जाइलम इज मेटाजाइलम। दैट इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो कैम्बियल रिंग बनती है। वो कैम्बियल रिंग कैसे बनती थी? अगर ये पेरिसाइकल है और ये वैस्कुलर बंडल्स हैं, दीज आर वैस्कुलर बंडल्स, ओके। तो इसमें क्या होता है, इन वैस्कुलर बंडल में बीच बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होता है इस तरीके से, ठीक है। और फिर जहां पर मेडुलरी रेस का एरिया होता है, एक कैम्बियम वहां प्रेजेंट होता है ऐसे। और जब ये टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी शो करते हैं, यानी कि सेल डिवीजन की एक्टिविटी शो करते हैं, तो ये एक कैम्बियल रिंग बना लेते हैं। और ये जो अलग अलग कैम्बियम है, यही इंटर और इंट्राफेसिकुलर हैं। दिस इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक। नाउ सी, लुक एट दिस आंसर। इन डाइकॉट स्टेम, डाइकोटिलिडनस स्टेम्स में सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कौन सा है? ये जाइलम, ये फ्लोएम। कौन सा वाला? प्राइमरी वाला, ठीक। इज द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये अगर मैं इस सेक्शन को बाहर निकाल लूं तो ये सेक्शन ऐसा है, यहां जाइलम, यहां फ्लोएम, और इन दोनों, ये दोनों क्या है? प्राइमरी जाइलम फ्लोएम। इनके बीच में ये कैम्बियम प्रेजेंट है, और रैदर मैं इसको इतना ही बनाती हूं, इनके बीच में ये कैम्बियम जो प्रेजेंट है ये कहलाएगा इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और दो बंडल्स के बीच में, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये इंट्राफेसिकुलर, इन दोनों बंडल्स के बीच में जो ये वाला पोर्शन है, यहां पर जो कैम्बियम प्रेजेंट है, इट इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दिस इज द मेजर डिफरेंस। और ये दोनों ही एक साथ जुड़ जाते हैं और एक साथ जुड़ करके ग्रो करते हैं, एक रिंग बनाते हैं, विच इज कॉल्ड एज कैम्बियल रिंग, जो क्या कहलाती है? कैम्बियल रिंग कहलाती है। क्लियर? ओके, नाउ सी, डाइकॉट स्टेम में सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. The cells of medullary rays adjoining these intrafascicular cambium become meristematic and forms the interfascicular cambium. और पिथ से जो बंडल्स थे उनके बीच में प्रेजेंट टिश्यू इज दी मेडुलरी रेस. वहां पर जो टिश्यू ग्रो होने लगता है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है. इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ज्वाइन करते जाते हैं और एक कैम्बियल रिंग बना लेते हैं. ये कैम्बियल रिंग काम कराती है सेकेंडरी ग्रोथ का. सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है. दैट्स इट. This is all about the intra and interfascicular cambium. Next is open and closed vascular bundle. What is open and closed vascular bundles? हमने अभी देखा इस तरीके से यहाँ जाइलम और यहाँ फ्लोएम प्रेजेंट है ना, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था. This was having इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, राइट, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो आगे जाके फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर डिवाइड कर सकता है. डिवाइड करके नए सेल्स बना सकता है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ करा सकते हैं. ये पार्ट थी इसके पास, है ना. तो ये जो प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, ये जाइलम और फ्लोएम को अलग कर देता है ना. बीच में अगर ये कुछ आ गया, कुछ सामान आपने बीच में कुछ सेल नए रख दिए तो ये जाइलम फ्लोएम के बीच में एक पार्टीशन करा देता है. इसको हम बोलते हैं क्या? ओपन वैस्कुलर बंडल. जबकि अगर ये कैम्बियम इन जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट नहीं होता, ये जाइलम के सेल्स होते सपोज, और ये फ्लोएम के ये जाइलम के होते और ये फ्लोएम के सेल्स होते,
आपस में एक दूसरे से ज्वाइन रहते, बीच में सेपरेट करने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसको हम बोलते कि ये क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल है। और अगर बीच में कुछ प्रेजेंट है दोनों को सेपरेट करने के लिए, सो दैट इज द ओपन वैस्कुलर बंडल। नाउ सी, चेक द आंसर। इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम, डाइकॉट की ही स्टेम में कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। कैम्बियम, ये पर्पल वाला, दिस इज कैम्बियम, कैम्बियम is present between phloem and xylem. Such vascular bundle, because of presence of cambium, possess ability to form secondary xylem and phloem. और मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, secondary xylem phloem बनवा देगा, and hence are called open vascular bundle. और ये कहलाएगा open vascular bundle जिसके पास capability है to divide in the secondary xylem and phloem. और अगर इन दोनों के बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है, दोनों आपस में कनेक्टेड है जाइलम और फ्लोएम, तो कहलाएगा क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। इन द मोनोकोटिलेडोनस मोनोकोटिलेडन द वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, कोई कैम्बियम नहीं है। सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज्ड। और क्योंकि ये कोई सेकेंडरी टिश्यू नहीं बनाएंगे, ये अपना अपना जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। That's it. That is all about the differences for this question. Next देखिए, next difference क्या है स्टेम हेयर और रूट हेयर के बीच में। तो जब भी हम रूट हेयर की बात करते हैं तो सबसे मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो नेचर में यूनिसेल्यूलर होते हैं, एक सेल के बने हुए, यूनिसेल्यूलर। जबकि अगर हम स्टेम हेयर, यानी कि स्टेम हेयर का एक और नाम जल्दी से मुझे कमेंट में लिख के बताओ, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगी। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर द स्टेम हेयर? अनदर नेम फॉर द स्टेम हेयर? यस, लिख दिया, यहीं पर वीडियो स्टॉप करके लिखना था। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर स्टेम हेयर? इट इज द ट्राइकोम, है ना। तो स्टेम हेयर को हम ट्राइकोम भी बोलते हैं। आई होप आप लोगों ने सही आंसर लिखा होगा। तो अगर स्टेम हेयर यानी कि ट्राइकोम है तो वो नेचर में मल्टी सेल्यूलर होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है। और एक और डिफरेंस क्या होता है कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये वाटर का अब्जॉर्प्शन ही करते हैं। दे आर बेसिकली फॉर द अब्जॉर्प्शन पर्पस, अब्जॉर्प्शन पर्पस, क्योंकि सॉइल के अंदर कोई भी चीज है तो वो अब्जॉर्प्शन का ही काम करेगी, प्लांट का कोई भी पार्ट। लेकिन अगर हम रूट हेयर की, सॉरी स्टेम हेयर या फिर ट्राइकोम की बात करें तो इसका काम क्या है, ये स्टेम में प्रिवेंट करेगा ट्रांसपिरेशन। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो ये स्टेम के सरफेस से एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर लॉस नहीं होने देगा। इसके अलावा इट विल प्रिवेंट फ्रॉम ग्रेजिंग। कभी कभी कुछ एनिमल्स हरे भरे पेड़ पौधों को खा जाते हैं, तो ये जो ट्राइकोम यानी कि स्टेम हेयर होते हैं ये प्रिवेंट करते हैं कि कोई एनिमल इनको ना खाए। कैसे प्रिवेंट करते हैं? ये कुछ सेक्रीशन कराते हैं और वो सेक्रीशन जब एनिमल जो इस प्लांट को खाने वाला है उसके मुंह में जाता है तो उसके माउथ में एलर्जी करा देता है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंसेस हैं रूट हेयर और स्टेम हेयर के बीच में। लेट्स सी, let us check the answer. What will you write? Root hairs are unicellular, elongation of epidermal cell and help absorb water and mineral from the soil. मैंने बोला था यूनिसेल्यूलर है, अब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं। सॉइल में से कौन सी चीज अब्जॉर्ब हो सकती है? वाटर और मिनरल। ऑन दी स्टेम द एपिडर्मल हेयर आर कॉल्ड ट्राइकोम्स, जिसका मैंने आपसे नाम पूछा था, एपिडर्मल हेयर ट्राइकोम कहलाते हैं या फिर स्टेम हेयर भी बोला जाता है। ट्राइकोम इन दी शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेल्यूलर। नेचर में कैसे होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड सॉफ्ट और स्टिफ। ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे भी हेयर टफ्ट जैसा दिख सकता है, या एक सिंगल हेयर हो सकता है वो सॉफ्ट हो या फिर हार्ड हो। दे मे इवन बी सेक्रीटरी। सेक्रीटरी यानी मैंने बोला था कुछ केमिकल, कुछ सब्सटेंस सेक्रीट करेंगे। दी ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस तो करेंगे ही करेंगे, है ना, उसको तो रोकेंगे ही, लेकिन ग्रेजिंग से भी बचाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द रूट हेयर एंड द स्टेम हेयर। स्टेम हेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइकोम।
यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है अपने 6th चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और आज हमने ये भी कंप्लीट कर लिया है क्या इस चैप्टर से रिलेटेड हर टाइप का क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे मिलूंगी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहना है और आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो मुझे बता जरूर देना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने ये जो सारे चैप्टर के वीडियोस हैं इनको अरेंज कराया है, हम अवेलेबल कराया है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com एज वेल एज प्ले स्टोर पर अवेलेबल ऐप जो कि मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से है। आपको आसानी से वहां पर सारे वीडियो सीक्वेंस में सिब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो, कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, आपको अपनी तैयारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। करना क्या है, सिर्फ टाइप करिए ऑफिशियल वेबसाइट सर्च बार में www.magnetbrains.com। जैसे ही उसको टाइप करेंगे ऑफिशियल पेज ओपन होगा, ऑफिशियल पेज पे लिखा होगा ऊपर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज, ठीक है, या फिर यहाँ पे सर्च कोर्सेज लिखा है, इसको भी यूज करके अपना जो भी कोर्स पढ़ना है उसे सर्च कर सकते हो। क्या करना पड़ेगा, जैसे ही एक्सप्लोर करने के लिए जाओगे तो CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSC ओलंपियाड सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप पढ़ रहे हो CBSE इंग्लिश मीडियम का NCERT एग्जाम्पलर फॉर क्लास 11 तो अपनी क्लास देख लो, उसमें NCERT एग्जाम्पलर अलग से दिख जाएगा। उस NCERT एग्जाम्पलर को ओपन करिए 6 to 12 तक के लिए, सब बच्चों के लिए। तो बाकी अगर आपके पास, आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं जो 6 से 12 के बीच में, तो उनको भी NCERT एग्जाम्पलर करने को बोलो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। ये CBSE NCERT ने खुद बनाया है, ठीक है। इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो सारी क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपको दिखने लगेगा पेज, उस पर क्लिक करो। जैसे हमें बायोलॉजी पढ़ना है तो हमने बायोलॉजी में जाकर वॉच नाउ पर क्लिक किया, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस कोर्स में क्या क्या है और लिखा है व्हाट चैप्टर वाइज वीडियोस। नीचे स्क्रॉल करोगे, सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स के सारे वीडियोस मिलेंगे, वॉच नाउ का ऑप्शन मिलेगा, वॉच नाउ के ऑप्शन को क्लिक करिए, वीडियो इस तरीके से प्ले होने लगेगा और आप अपनी आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। अगर सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया है तो एटलीस्ट लाइक कर देना सो दैट आई नो दैट यू आर कनेक्टिंग। कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आपकी पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट मैसेज मिस नहीं होगा सब्सक्राइब कर लेने से, ट्रस्ट मी, ठीक। और इसे शेयर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ, बिकॉज द मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स 100% फ्री एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th स्टूडेंट्स। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।